बसून घ्या खाली. ऐसा बताया गया है कि भाई जो है तो खाली हम आपको मतलब इसका विचार करेंगे, यानी उसके अंदर ये नहीं बताया कि आपको हम 6 महीने 7 महीने 8 महीने में हम आपको विलीनीकरण करके दें, ऐसा कुछ भी उसके अंदर बताया गया। और आज करीबन जो है तो अभी सम वगैरह खोलने के लिए जो प्राइवेट गाड़ियाँ वगैरह ये वो और कुछ करीबन 900,000 लोग अब आज हमारे सस्पेंड हो गए पूरा महाराष्ट्र। 2017 में भी आप में आपके 15 लोग सस्पेंड हो गए। अपने यहाँ पे कागज पत्र लेकिन चालू है, कोई भी तरीके से हड़ताल पीछे लेना और करीबन 30 लोग आज क्या हुआ पूरे महाराष्ट्र में 45 लोगों ने खुदकुशी की, और खुदकुशी का जो मेन कारण है वो बोले तो कम तनख्वाह। और ये बात हम बार बार 1970 बोले तो 2017 से अभी तक 2021 तक हमने अभी तक जितने भी आंदोलन किए 2017 में 4 दिन का हमारा संपर्क है। वो टाइम पे भी उन्होंने एक कमेटी गठित की थी और उसका अभी तक कोई रिजल्ट आया, कहाँ कमेटी गई कुछ पता नहीं। फिर अभी भी 39 लोगों ने आत्महत्या खुदकुशी करने के बाद सब जो महाराष्ट्र के 250 डिपो है आज पूरी तरह से ठप है। फिर ये शासन ये प्रशासन इसकी तरफ देखने की तैयार नहीं। 39 लोग मरने के बाद भी वेतन आयोग नहीं चाहिए। वेतन आयोग देने के बाद में 1 महीने का पगार हो सकता, 2 महीने का पगार हो सकता, बाद में जैसा कि वैसा ही होने वाला है। इसलिए पूरे कामगारों की यही इच्छा है और आपकी भी हमारी बहुत नम्र विनती, आप सवाल उठा सकते हैं लोकसभा में, हमें पूरी तरह से आपके विश्वास है। ये जो कामगार बने इसका जिम्मेदार कौन है? जब देश का संकट चल रहा, देश कोरोना चल रहा था, पूरी भारत पूरा ये देश पूरी तरह से ठप हो चुका था। वहाँ के लोगों ने, देश के लोगों ने जाने से मना कर दिया था कि हम कोरोना में काम नहीं कर सकते। तब हमारे महाराष्ट्र के पूरे लोगों ने वहाँ पे सेवा दी, एसटी के लोगों ने पूरा तकरीबन 8 महीने वहाँ पर काम करने के बाद में भी कुछ 300 लोग वहाँ कोरोना ग्रस्त हो गए और वहाँ से उनकी डेथ हो गई। फिर भी सरकार ने अभी तक उनको 5 रुपये की मदद नहीं की है। और इतना होने के बाद में भी कोरोना काल में हमने काम किया, लेकिन 20,000 रुपये बोनस दिया बेस्ट वाले को और हमें सिर्फ 2,500 दिया। आज 2,500 में क्या होता है? अगर उनको 20,000 दिया और हमको 2,500, ऐसा कैसा काम तो उन्होंने ही नहीं करे, काम हमने करे।
जब यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर थे इनको छोड़ने की जिम्मेदारी हम पे दी गई और हमने छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ भी इनके लेबर थे हमारे पूरे ड्राइवर लोग उनको छोड़ के आए। रास्ते में हमारे लोगों को पानी भी नहीं मिला, 8-8 दिन जो सूखी रोटी थी वो खाकर वो गुजारा करे उन्होंने, फिर भी सरकार का हमारी तरफ नहीं। आप जो है तो 24 आवर्स और जब काम करने का समय आया तो इनका कहना है कि अत्यावश्यक सेवा में तो आते हो, हमारे पूरे लाइन चेकिंग के गाड़ी में हमारे सब 7 लोगों के गाड़ी में लिखा जाता है महाराष्ट्र शासन। फिर अगर महाराष्ट्र शासन लिखा जाता है तो हमें विलीनीकरण में क्यों नहीं लिया? अगर आप कहते कि अत्यावश्यक सेवा में आप है, मतदान भी होता है तो एसटी की गाड़ी चलती है, मतदान की पेटियाँ भी एसटी की गाड़ी में जाती है, हर चीज़ के वास्ते एसटी कामगार है, एसटी के लिए आप मरते हैं, बेस का भी कुछ भी होगा तो हमें लेके जाते हैं। बाहर छोड़ने की अगर जिम्मेदारी आई तो एसटी कामगार, लेकिन अगर जब देने की बात आई तो 1 रुपये भी देने को मना कर रहे हैं। आपकी पगार हमारी पगार जो है उनके साथ में किया ऐसा उनका कहना है, लेकिन हमें मंजूर नहीं। हमारे एक ही कहना है महाराष्ट्र शासन में विलीन करें और इसीलिए तकरीबन आज 8 से 10 दिन तक हम यहाँ पर बैठे हुए। अभी आखिरी जो भी फैसला होगा तो हमें यही कहना है कि आप ही इस मसले को ये उठाइए उनके सामने, उनका जो मसला है। और यहाँ काम करने वाला आदमी कौन? ये सर्वसामान्य आदमी है, ये कामगार, काम करने वाला खेत मजदूर है, खेत मजदूर के बच्चे काम कर रहे हैं। और आपको जिन्होंने वोट आप कहते हैं कि मराठी आसपास का, ये कौन है? ये सब आपके ही बच्चे हैं, आपके घर वाले, आपकी फैमिली से रिलेटेड। एसटी में जो सफर करते हैं वो भी गरीब लोग ही, पैसे वाले लोग नहीं करते ना। गरीब लोग ने अभी तक दिवाली मनाई नहीं हुआ। और आज हमारे एसटी कर्मचारियों ने तीनों ने दिवाली मनाई, सिर्फ 2500 इन्होंने बोला। इन्होंने कहा तनख्वाह दी, कौन सी तनख्वाह दी? आपने अगर सबको पूछेंगे तो 2, 3, 4 हज़ार रुपये तनख्वाह दी, 4000 और 2, 6 हज़ार की बताएंगे। वो रेवेन्यू का इशू बोला। और मेन बात यह है पूरे इसमें से टैक्स महाराष्ट्र शासन को 17.5% प्रवासी कर जाता है, इसके तकरीबन 30 कोटी रुपए हर साल जाते हैं। और मेन बात बोले तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब कंडक्टर टिकट फाड़ता है तो उसके ऊपर 1 रुपया जो है वो अनुदान निधि देते हैं। और आज रोज के रोज 65 लाख लोग सफर करते हैं, 65 लाख घाटे में गई अभी तक नहीं। बाजी लगा कर लड़े। ये कहना है कि विलीनीकरण हो नहीं सकता, सेंटर का नियम है, इसका नियम है। हमारा तो ये अगर सेंटर का नियम है तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो भी स्टेट है, हरियाणा, इन्होंने अगर करे तो सेंटर की थोड़ी परमिशन ली है इन्होंने, ये जो है। और इन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट वाले को परमिशन दी, प्राइवेट वाले इतने गरीब लोगों को सहूलत दे सकते हैं। आज से स्कूल चालू हो गई, उनके बच्चे कहाँ से जाएंगे? इनको जो हम 67.5% प्राइवेट वाले देने वाले हैं। आम आदमी जो है अंधा बहरा मूंगा जो बूढ़े लोग हैं उसने के लिए इतनी सहूलत हम देने वाले हैं। आज इन्होंने प्राइवेट गाड़ी चालू करेंगे, प्राइवेट गाड़ी में 3-4 लोग जाते हैं। ते आपलं कैवारी तसेच वेळोवेळी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कामगाराच्या प्रश्नावर तसेच संपूर्ण जनतेच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेचं मांडण्याचं काम रेल्वेचं मांडलेलं नव्हतं, परंतु साहेबांनी गेल्याबरोबर रेल्वेचा प्रश्न निकाली काढण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे। महाराष्ट्र आपलं भाग्य समजावं की आपल्याला असे खासदार या ठिकाणी लाभलेले आहेत। तर या प्रसंगी मी आपले सर्वांचे लाडके असे खासदार माननीय आमदार इम्तियाजी जलील साहेब यांना विनंती करेल की कामगारांचे आपण जे प्रश्न ऐकून घेतले त्या बाबतीत आपल्या पाठिंब्याबाबत मार्गदर्शन करावं। सबसे पहले तो मैं एसटी महामंडल के जितने भी कर्मचारी जिन्होंने आत्महत्या की है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूँ कि मरना बहुत आसान है, अगर जीना है तो हमको लड़कर जीना होगा। आप लोगों की तरफ से अपने जितने भी आपके कर्मचारी हैं उन सभी को ये संदेश आपको पहुंचाना है कि अगर हम आत्महत्या करेंगे तो इसका सुझाव नहीं। एक आत्महत्या अगर किसी एक परिवार का एक पुरुष करता है तो उसके पीछे जो एक परिवार रहता है उसके ऊपर क्या गुजरती है, ये इसका अंदाज़ा हम सबको लगाना बहुत ज़रूरी है।
आपका जिस वक्त से आंदोलन शुरू हुआ, हमने उसी दिन से आपके इस आंदोलन का समर्थन किया है। आज यहाँ पे आना इस वजह से मैं ज़रूरी समझाऊं कि जिस सरकार से आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ इंसाफ करेगी, आपको कुछ दिलासा देगी, वही सरकार आज क्रांति चौक से लेके गुलमंडी तक एक मोर्चा निकाल रही है, जिसके मुख्यमंत्री हैं वो मोर्चा इसलिए निकाल रहे कि महंगाई बहुत हो गई है, उसे कम करना है। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनका काम ये है कि आपकी समस्या क्या है इसका हल उन्होंने निकालना चाहिए। सत्ता में बैठकर अगर वो कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है और हम क्रांति चौक से गुलमंडी तक मोर्चा निकालेंगे, तो मैंने उनको आज के दिन मेरी तरफ से ये संदेश दिया कि अगर उस मोर्चे के अंदर आपको लोग कम मिल रहे हैं तो मैं पूरी औरंगाबाद जिले की जनता को कहूंगा कि उस मोर्चे में शामिल हो, बशर्ते शाम तक तुमने ये ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे इस मोर्चे की वजह से कीमतें अब इतनी कम हो चुकी है। आप जिनसे उम्मीद कर रहे, आप ये समझिएगा ये लड़ाई आपको पूरी ताकत के साथ लड़नी है। और यहाँ आपका एक खासदार की हैसियत से मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जितनी ताकत आपकी रहेगी इस लड़ाई के अंदर, उससे दुगनी ताकत हम लगाएंगे। और ये ज़रूरी है, मैं भी खुद मानता हूँ कि 2 साल के कोरोना के पीरियड के अंदर एसटी के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने जीने मरने की परवाह किए बगैर वो लोग उतरे थे। और ये सही बात है कि जब भी महाराष्ट्र सरकार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले आवाज़ आप लोगों को दी जाती है, लेकिन जब देने की बात आती है तो यकीनन, और आप अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये एसटी के साथ किया जा रहा है, अब आपको एक अंदर की बात बताता हूँ मैं। 8 दिनों के अंदर महाराष्ट्र के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो घाटी अस्पताल में आने वाले हैं उसका मायना करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन करने वाले हैं और ये निर्णय लिया जाने वाला है कि जिस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सबसे गरीब से गरीब लोग जाकर अपना इलाज कराते हैं उसको हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसको हम प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं। और सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सबसे पहले अगर कोई अस्पताल प्राइवेट हाथों के अंदर दिया जाने वाला है, जैसा इन्होंने कहा है, ये खरीदने वाला कौन है? तो या तो सेना के मंत्री का बेटा है, भाई है, भतीजा है या मामा है, या राष्ट्रवादी कांग्रेस का है या कांग्रेस का है। गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा एक सवाल ये है कि जब भी ये प्राइवेटाइज किया जाता है, ये बार बार औरंगाबाद को क्यों आते हैं? GTL कंपनी याद होगी आपको, उसने लाया था। उस वक्त ये बताया गया था कि औरंगाबाद को इतना फायदा होने वाला है। करोड़ों रुपये का चूना लगाकर अजीत दादा पवार साहब ने अपने करीबी आदमी को कंपनी दिए थे। कई करोड़ रुपए का चूना लगाकर वो कंपनी भाग गई, कहीं और नहीं थी। समांतर याद है आपको किसकी कंपनी थी? पूरे देश भर में, पूरे भारत देश के अंदर अकेले औरंगाबाद एक ऐसा शहर था कि जहां पर पूरा पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया जा रहा था। एक प्राइवेट कंपनी ये तय करने वाली थी कि आपके घर में कितना पानी आएगा, चाहे वो गरीब से गरीब बस्ती हो, झोपड़पट्टी हो, अगर पैसा देंगे तो पानी मिलेगा। ये कंपनी इस तरह से बनाई गई थी।
मैं जब आमदार बना 2014 के अंदर, तो मेरा भाषण है विधानसभा के अंदर, आप कभी भी देख सकते हैं। मैंने ये तय किया था कि ये लोगों ने मुझे चुनकर दिया है, मैं किसी भी सूरत के अंदर समांतर को मेरे शहर में नहीं आने दूंगा। मेरे ऊपर कैसा दबाव डाला गया था उस वक्त आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई आकर डराता था और ये कहता था कि साहब बहुत बड़े लोग हैं, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर खरीदने की कोशिश की गई थी। खरीदने की कोशिश इसलिए की गई थी कि 20 साल का ठेका था, हजारों करोड़ रुपए का मामला था। हर साल आमदार को इतना पैसा मिलेगा, हर साल खासदार को इतना पैसा मिलेगा, अधिकारियों को इतना पैसा मिलेगा, ये सब तय हो चुका था। मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुंबई में मंत्रालय के अंदर मीटिंग के लिए बुलाया। समांतर कंपनी की तरफ से जो बड़े बड़े अधिकारी आए थे सूट बूट पहनकर, मैं उनको देखकर पहचान लिया। मैं बोला आप तो कलेक्टर थे, आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैंने रिटायरमेंट लिया हूं और ये कंपनी ज्वाइन किया। तीन IAS ऑफिसर्स, जिसमें से 2 ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया और वो कंपनी ज्वाइन की। कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद जो जी न्यूज के मालिक हैं, ये कंपनी उनकी थी। ये कंपनी उनकी थी। मुझे जब बुलाया गया उस मीटिंग के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये कंपनी का विरोध करें तो औरंगाबाद में कम से कम 20 साल तक आपको पानी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। औरंगाबाद को पानी मिलेगा नहीं। जब पूरी मीटिंग खत्म होने लगी और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि ठीक है ये करे, मैं बोला सर मेरा एक सवाल है, सुनिए। मैंने कहा ये कंपनी को हम दे रहे हैं ठेका, ये कंपनी अपना खुद का पानी तैयार करने वाली है, ये कंपनी पानी कहां से लेकर आने वाली है? तो वो अधिकारी समझ गए सवाल क्या था। मैंने कहा कि मुझसे सिर्फ इतना बताइए, ये पानी कहां से लेकर आने वाले हैं? तो एक अधिकारी ने कहा यहीं जयकवाड़ी से आने वाले, जो महज 50 किलोमीटर दूर है। आज हम क्या कर रहे हैं? 2014 में मैंने ये मांग की थी, एक काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को दिया जाए। आपको हैरत होगी ये बताते हुए कि इनके अधिकारी, इनके कर्मचारियों ने, मैं जिस वक्त आमदार था तो मंत्रालय के सामने ऐसा ही बोर्ड लगाकर वो धरने पर बैठे थे। और धरने पे किस बात के लिए बैठे थे? कि हमको जो पगार दी जा रही है सरकार की तरफ से, वो मुफ्त में दी जा रही है, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। ये आंदोलन हुआ था। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, अगर हम ये काम MJP से करवा ले, 50 किलोमीटर की लाइन डालना है, आज बारिश इतनी हुई है, हमको गेट खोलकर पानी को बाहर फेंकना पड़ रहा है। हम अगर यहाँ पर अगर सिर्फ हमारे 50 टैंकियाँ अगर हम बनवा लेते, हर साल जो भी महानगर पालिका के अंदर सत्ता में बैठे थे, आज ये महिलाओं की दिक्कतें क्या है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ कहती है कि हमको पानी दिला दो। पूरे औरंगाबाद के अंदर लोगों की ये, आज हम 52 टाकियाँ बना रहे। सत्ता में बैठे अगर महानगर पालिका वाले अगर हर साल सिर्फ 5-5 टाकियाँ भी बनाते, तो आज हमारे पास पानी जयकवाड़ी से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम यहाँ पर इन टाकियों में डालते और किसी को 4 दिन, 6 दिन या 8 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम दिन में 2 टाइम आपको पानी दे सकते। ये जो ST का मामला है, आप ये समझ लीजिएगा, जिस तरह अगर वो घाटी अस्पताल को अगर प्राइवेट लोगों के हाथों में देना चाहे, देखिए राजनीति अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये सरकार बनी कैसा है ये आपको भी मालूम है। ये 3 पहिए का रिक्शा है। अब हर मंत्री को ये फिक्र है दोबारा चांस मिलता क्या, जमीन क्या बाद में कुछ होगा क्या। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो हर एक ने तय किया जब तक है जितना बटोर सकते हैं बटोर। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं।
और ऐसा नहीं है कि छुप के बता रहा हूँ, कैमरे में है, कल कोई मुझे चैलेंज कर देना, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ। ये बात आपको ये समझना चाहिए कि सरकार जो है वो गरीबों के हक में नहीं रहती है, लेकिन अगर गरीब, अगर मेहनतकश मजदूर, अगर किसान अगर एक ताकत बनकर खड़े रहता है तो अच्छी अच्छी हुकूमतों को गिराया जा सकता है। लेबर कॉलोनी के अंदर 350 लोग रहते हैं, 350 मकान हैं। दिवाली से महज 3 दिन पहले आप रात में 12 बजे जाकर पूरी लेबर कॉलोनी के अंदर बोर्ड लगा देते हैं कि 8 दिन के अंदर ये घर खाली करो। आप सभी लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है कि आपकी पिछली दिवाली कैसी गुजरी है, उससे पहले की दिवाली कैसी गुजरी है। कोरोना के वजह से किसी के घर में दिया नहीं जला था, कहीं कोई फराड़ बनाने के लायक नहीं था क्योंकि पैसा ही नहीं था लोगों के पास। आज 2 साल के बाद वहाँ पे रहने वाले जो गरीब हमारे हिंदू भाई बहने हैं, कहीं पर रंगोली बनाई जा रही, कहीं पर फराड़ बनाने का कार्यक्रम चल रहा, छोटे बच्चे दिवाली मनाने की खुशियाँ मना रहे और रात में 12 बजे जाकर आप बोर्ड लगा देते हैं कि 8 दिन के अंदर ये खाली करो। मैंने कलेक्टर साहब से सवाल किया, मैंने कहा इतने सालों से ये लोग बैठे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से बैठे हैं, ये अचानक दिवाली के मौके के ऊपर तो बोले गिरने वाले हैं ये घर। बोले हमने ऑडिट कराए तो ऑडिट में पता चला है कि ये धोखादायक है। मैं बोला आपको बोले हैं ये कि 8 दिन के अंदर गिरने वाले हैं? सिर्फ 8 दिन के अंदर गिरने वाले हैं आपके। मैंने कहा कि अगर इंसानियत होती, और सिर्फ कलेक्टर की ही नहीं, पुलिस कमिश्नर के अंदर अगर वो इंसानियत होती तो वो कहता कि मैं पुलिस फोर्स नहीं दूंगा, मनाने दो इन्हें दिवाली, और दिवाली के बाद हम जाएंगे वहां पर। क्या उनको घर में खुशियां नहीं थी? मैं आज भी देखता हूं, एक थोराट नाम की बाई है वहां पर, आगे पीछे कोई नहीं है उसका, कैंसर पीड़ित है महिलाओं। मैंने पूछा कि तुम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो ये थोराट बाई कहां रहेगी ये बताओ। एक महिला है जिसका पति, जिसका सास, जिसका ससुर कोरोना से पिछले साल 3 लोगों की मौत हो गई, 2 छोटे बच्चे हैं, वो 2 छोटे बच्चों का ट्यूशन लेके वो घर चलाती है। मैंने कहा इसके घर पे बुलडोजर अगर चलाएंगे तो ये कहां जाएगी? तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने लोगों से ही कहा कलेक्टर साहब का खुद का बंगला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वहां चला जाए, सस्ते में जाके मकान बना जाए। आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप टूट गए, आपने ये तय करना चाहिए, और मेरी तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर ये विनती करने के लिए आया हूँ, महाराष्ट्र के जितने भी एसटी के कर्मचारी हैं, मैं उनको ये कहने के लिए आया हूँ, आपकी इस लड़ाई के अंदर हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, लेकिन आत्महत्या जैसी, आप आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दें, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपकी मौत मतलब सरकार के लिए सिर्फ महज एक आंकड़ा रहती है। गिनते हैं कि परसों 35 थे, फिर 36 हो गए, 37 हो गए, 38 हो गए हैं करके। आपकी मौत से उन्हें कोई विचलित हो जाएंगे, वो कोई परेशान हो जाएंगे, उनकी नींद हराम होंगी, नहीं होता है। किसान जब आत्महत्या करता है तो सरकारों के लिए वो सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह जाता है, कुछ नहीं होता है। किसान आत्महत्या करते रहता है, सरकार को जो करना है वो करते रहते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहने के लिए आया है कि हम जहां पर भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठानी है, भले ही ये महाराष्ट्र का मुद्दा है, ये एसटी का मुद्दा है जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा है कि ये मुद्दा मैं आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा के अंदर भी उतारूंगा, और जितने कर्मचारियों ने आत्महत्या की है उनका हिसाब वहां से मांगा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम जाए तो मांगने के लिए किससे जाए? आप लोग अगर जाए तो किससे जाए? अब जिससे उम्मीद है मांगने की तो वो कह रहा है मैं क्रांति चौक से गुलमंडी तक मोर्चा निकाल रहा हूँ। भाई मेरे ये बताइए, आपकी लड़ाई होगी राजनीतिक, आपका जो भी आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ या केंद्र सरकार के साथ होगा, वो आप लड़ाई लड़िए,
वो 5 रुपये कम किए हैं और वो भी देखिए कैसे है। पेट्रोल कहाँ था और कहाँ लेकर चले गए, और फिर इतना गाजा बाजा किए कि 5 कम किए। पूरा फुल टेलीविजन के ऊपर, पूरा फुल टेलीविजन के ऊपर 116। पहले लोग बोलते थे कि पेट्रोल 100 रुपये तक जाएगा क्या करके, अब 100 भी निकल गया, 105 भी निकल गया, 110 भी निकल गया, 115 क्रॉस हो गया। फिर गाजा बाजा करके बोले हम 5 कम किए। अब हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कम किए ना 5, तुम 2 तो कम करो, 2 रुपये तो कम करो। ये कौन सी बात हो गई कि हम क्रांति चौक से गुलमंडी भाव कम करने के लिए, भाव बहुत बढ़ गए हैं, उसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया, भाई साहब मैं आपका झंडा पकड़ने के लिए तैयार हूँ, आपका मफलर डालता हूँ, अगर रात में ये घोषणा करने वाले हैं कि 10 रुपये हम पेट्रोल की और कम कर रहे हैं। क्या है, लोगों को ऐसा लगता है, और खासकर जो राजनीति में जो लोग रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जनता बहुत बेवकूफ़ है करके। ये उनकी सोच हो जाती है कि हम बहुत होशियार है, जनता को कुछ समझता नहीं है करके। जनता कितनी होशियार है ये उनको अगर अंदाज़ा हो गया तो मेरे हिसाब से 8-8, 10-10 दिन आप लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, और बिल्कुल आप अपनी ये लड़ाई जारी रखिएगा। आपकी लड़ाई के अंदर हम पूरी तरह से शामिल हैं। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर, जहाँ जहाँ पर भी जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा, हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। बस जाते जाते सिर्फ इतना एक बार फिर से कहकर जाऊँगा कि आत्महत्या इसका हल नहीं है। अगर किसी के मन में अगर कहीं से भी ये सवाल आ रहा है तो जो एसटी कर्मचारियों के जो नेता लोग हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर ये संदेश तमाम कर्मचारियों को भेजे कि मरना बहुत आसान है, हमको जीना है और लड़कर जीना है। माझा मी पहिल्या दिवसापासून हे एस टी कर्मचाऱ्यांचं जे आंदोलन आहे त्याचं समर्थन मी केलेलं होतं। आज येण्याचं कारण हे आहे की मी त्यांना हे सांगायला आलो आहे की आपण ज्यांच्याकडून अपेक्षा करत आहे की आमची हे मागणी आहे हे पूर्ण करा, ते स्वतः आज रस्त्यावर उतरत आहे। ते औरंगाबादमध्ये क्रांती चौकपासून ते गुलमंडीपर्यंत एक मोर्चा काढत आहे। कशामुळे? तर भाववाढीमुळे। आता जे सत्तेमध्ये आहे आणि जे सामान्य लोकांची अपेक्षा कोणाच्याकडून असते तर सत्तेमध्ये जे बसलेले असते त्यांच्याकडून आहे। मग तेच रस्त्यावर उतरलेले आहे, मग हे बिचारे लोक कुठे जाणार आहे, हे प्रश्न उपस्थित होतो। मी त्यांना हे सांगितलेलं आहे की पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला समर्थन करत आहे, तुमची मागणी रास्त आहे आणि सरकारला कोणत्याही कारणाने यांची जे मागणी आहे ते पूर्ण करायला पाहिजे। दुसरं त्यांना हे विनंती करण्यासाठी आलो होतो की या जगामध्ये मरणं खूप सोपं आहे। जे लोकांनी आत्महत्या केलेली आहे ते कृपा करून आत्महत्याचा विचार आपल्या मनातून काढून टाका। त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आलेलो आहे। आपण हे लढा सोबत लढू, मी त्यांना हे आश्वासन दिलं।